उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अकबर ने अडॉप्ट करा, ये शेरशाह सूरी के सिस्टम पर बेस्ड था, बट विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस, और यहां पर इसको बोला जाता था जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम। इसको फर्दर इंप्रूव करा राजा टोडरमल ने। अंडर दिस सिस्टम टोडरमल इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन ऑफ रेट। क्लासिफिकेशन, फिक्सेशन एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट। रेवेन्यू जो था इट वॉज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस एंड इट वॉज पेड मोस्टली इन कैश। 1580 में अकबर इंट्रोड्यूस द धासला सिस्टम, जिसके अंतर्गत रेवेन्यू वॉज फिक्स ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड एसेट्स। मतलब जितना लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जमीन को देखेंगे कि यहां से कितना रेवेन्यू निकल सकता है, कितनी प्रोडक्शन यहां पर हो रही है, उसका एक एवरेज उसने एक फिक्स कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स, और इसको बोला जाता था 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल। यानी कि देख रहे हो करंट ईयर में जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो नहीं, बेस ईयर ले रहा है यहां पर अकबर। यहां पर बेस ईयर ले रहा है, और बेस ईयर इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो करंट साल होता है, फ्यूचर ईयर होता है, या फिर पास्ट ईयर होता है, कोई पास्ट ईयर है ना। लेटर फर्दर इंप्रूवमेंट वॉज मेड as not only local prices were taken into account, but parganas having the same type of productivity, they were grouped into separate assessment circle। मतलब जो भी परगना है, और परगना क्या है यहां पर, सब डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर एक जैसा अगर लैंड है, एक जैसी जमीन है, सेम अगर क्रॉप की कल्टीवेशन हो रही है, तो उनको एक जैसा ट्रीट करा जाएगा। रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, प्रोविंस टू प्रोविंस नहीं, एक जैसा। फिर से पढ़ो उसको। Later, a further improvement was made as not only the local prices were taken into account, but parganas having the same type of productivity, they were grouped into separate assessment circle। मतलब उनको एक जुट बना दिया कि ये सारे परगना है, यहां पर इतना ही अनाज प्रोड्यूस होता है, इन सबसे एक ही रेट का लैंड रेवेन्यू वसूला जाए। ठीक है, यानी कि बेटर कर रहा है ना अकबर ये कंडीशन पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए। अ नंबर ऑफ अदर, वरना होता पता क्या था अकबर ने ऐसा क्यों करा, अपनी परगना छोड़कर श्रेय कोई दूसरी परगना चला जाएगा रहने, दूसरी प्रोविंस में जाकर रहने लग जाएगा, क्योंकि उसका अगर पता लगेगा कि उनसे अगर कम टैक्स वसूला जा रहा है, हमसे ज्यादा वसूला जा रहा है रेवेन्यू, तो मैं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा। अ नंबर ऑफ अदर असेसमेंट सिस्टम्स वर ऑल्सो फॉलोड अंडर अकबर। द मोस्ट कॉमन एंड परहैप्स द ओल्डेस्ट वॉज द, बटाई या फिर घला बख्शी, wherein the produce was divided between the peasant and the state in fixed proportion. Another system was nasak या कनकुट, under which rough appraisement on the basis of, appraisement मतलब क्या होता है, एक तरीके से रेवेन्यू को असेस करने का तरीका, on the basis of the inspection of the crops। देखा जाएगा कि क्या क्या फसलें हो रही हैं, क्या क्या किन किन फसलों को उगाया जा रहा है, किस किस प्रकार की खेती बाड़ी हो रही है, कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, एंड पास पेमेंट्स वॉज मेड बाय द विलेज एज अ होल। उस गांव के लोगों ने, उन पीजेंट्स ने पास की पेमेंट दे रखी है कि नहीं दे रखी है, उसके बेसिस पर रेवेन्यू लिया जाएगा। लैंड जो था इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। एक पोलाज, कल्टिवेटेड एवरी ईयर, पराठी, फेलो लैंड 1 से 2 ईयर्स, पराठी लैंड पेड एट द फुल पोलच रेट व्हेन इट वाज कल्टिवेटेड, जब उसका कल्टीवेशन होगा। एक चाचर 1 से 3 और 4 ईयर्स, एंड बंजर जमीन, इनफर्टाइल लैंड। ये क्या है, ये फेलो लैंड है, ये एक प्रकार का वेस्ट लैंड है, लेकिन ये इनफर्टाइल लैंड है। फर्टिलिटी रीगेन करने में इसलिए 5 या उससे अधिक साल लग सकते हैं। बोथ चाचर एंड बंजर दे वर असेस्ड एट कंसेशनल रेट्स, यहां पर डिस्काउंट थे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि फर्टिलिटी होगी भी या फिर अनाज अच्छा होगा। ऑफिशियल्स कॉल्ड एज Karoris, they were appointed all over India, who were responsible for the collection of a crore of dams
2,50,000 and also audited the facts and figures supplied by the Kanango local hereditary officials of land records keeping. अकबर जो था, he was deeply interested in the improvement and the extension of cultivation. इसने आमिर रेवेन्यू ऑफिसर्स को बोला to act like a father to the peasants and to advance तकाबी loans. उनको मजबूर मत करना, उनकी मदद करो, उनको एडवांस में लोन्स दो ताकि उनकी खेती बड़ी अच्छी हो. जब उनकी खेती बड़ी अच्छी होगी तो हम तक ऑटोमेटिकली रेवेन्यू पहुंचेगा. ऐसा इसने आमिर को कहा कि पीजेंट्स के फादर फिगर की तरह एक्ट करो, उनकी मदद करो, उनका शोषण मत करना. टू एडवांस तकाबी लोन्स टू द पीजेंट्स फॉर सीड्स, implements, animals in times of need and to recover them in easy installment. आराम आराम से उनकी किस्तें बांध दो. ड्यूरिंग 17th सेंचुरी दो ने जो क्रॉप से ये उगने लगे, एक तमाकू और दूसरा मेज. मेज क्या होता है? कौन? मक्का. ठीक है. Potato and red chilies, they came later in the 18th century, but no new agricultural technique was introduced during the period. जिन किसानों के पास जमीन थी खुद की, who owned the land they tilled, they were called as खुदकश. Who paid land revenue at customary rates. जो उन्हीं की जमीन है वो कहाँ भाग रहे हैं उनके फिक्स रेट से. फिर हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की. अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था एडमिनिस्ट्रेशन में. अंडर दिस सिस्टम हर एक ऑफिसर जो था मनसबदार, इसको एक रैंक दी जाती थी मनसब. लोएस्ट रैंक वॉज ऑफ डैट ऑफ 10 मनसब एंड हाइएस्ट वॉज ऑफ डैट ऑफ 5,000 फॉर द नोबल्स. प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव्ड इवन हायर रैंक्स. फॉर एग्जाम्पल राजा मान सिंह एंड मिर्जा अजीज कोका, दे वर ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ 7,000 ईच. और जितनी ज्यादा जिसके मनसब या जितनी ज्यादा जिसकी रैंक, उसकी उतनी ही हाई क्या सैलरी. मनसब रैंक जो थे दे वर नॉट हेरिडिटरी. ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस एज वेल एज डिसमिसल दे वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्परर. हमने अभी ऊपर देखा था ना, बड़ी सारी जो पोस्ट थी, दे एंजॉयड देयर राइट्स एट द प्लेजर ऑफ द एम्परर, या पोजीशन आल्सो एट द प्लेजर ऑफ द एम्परर. रैंक्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, मतलब मनसब रैंक जो है वो टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करी जाएगी, जत एंड सावर. जत मीन्स पर्सनल एंड अपार्ट फ्रॉम फिक्सिंग द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन हियरार्की, इट ऑल्सो डिसाइडेड सैलरी ड्यू टू हिम, कितनी उसको सैलरी मिलेगी. जबकि सावर है, सावर रैंक जो है, इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन सवार अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कितने घुड़सवार उसको मेंटेन कर रहे हैं. There were further 3 categories in every mansab. First category, a person who was required to maintain as many सवार as his zat rank. मतलब जितनी उसकी जत रैंक होगी उतने उसको घुड़सवार मेंटेन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कैटेगरी जत एंड सवार रैंक्स वर इक्वल, 7,000 7,000. सेकेंड कैटेगरी में वो पर्सन, इफ अ पर्सन मेंटेन हाफ और मोर सवार एज हिज जत रैंक, मतलब उसकी जत रैंक है 7,000 की, वो मेंटेन कर रहा है 3,500 या 4,000 के घुड़सवार. फॉर एग्जाम्पल इन द सेकंड कैटेगरी सावर रैंक वॉज लोअर देन द जत बट स्टॉप्ड एट हाफ और 50% ऑफ द जत रैंक. यानी कि सावर मेंटेन करने हैं 4,000, जत रैंक के पर्सन की 7,000, यहां पर 3,500 भी हो सकता था. थर्ड कैटेगरी, इफ अ पर्सन मेंटेन लेस देन हाफ ऑफ हिज जत रैंक, फॉर एग्जाम्पल इन द थर्ड कैटेगरी सावर रैंक इज लोअर देन 50% ऑफ जत रैंक. पर्सन को जत रैंक मिली हुई 7,000 की, जबकि वो सावर मेंटेन कर रहा है लेस देन 50%, 3,500 से भी कम 3,000. ये 3 कैटेगरी की एक तरीके से क्या बना रखा था इसने, मनसब रैंक बना रखी थी अकबर ने. Thus the savar rank was either equal or less than the zat rank. अब लेस देन में भी दो चीजें हैं, 50% या लेस देन 50%. इवन इफ द सावर रैंक वॉज हायर, मनसबदार की जो पोजीशन इन द ऑफिशियल हियरार्की, इट वुड नॉट बी इफेक्टेड. मतलब आप ये सोचो कि अगर उसकी जो रैंक है, सावर रैंक जो है वो ज्यादा होगी
जत रैंक से, तो उसको कोई बहुत एडेड एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था. इट वुड बी डिसाइडेड बाय द जत रैंक. जत रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अ मनसबदार विद 4000 जत एंड 2000 सावर, ही वॉज हायर इन रैंक देन अ मनसबदार जिसके बाद 3000 जत हैं और 3000 सावर है. ऑल्सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वर यूज फॉर पर्सन होल्डिंग डिफरेंट रैंक्स. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन होल्डिंग 500 जत, 500 जत, इसको बोला जाता था मनसबदार. दोज होल्डिंग 500 to 2500 वर कॉल्ड एज आमिर. दोज होल्डिंग रैंक्स ऑफ 2500 एंड अबव वर कॉल्ड एज आमिर आई उम्दा या फिर उम्दा आई आजम. इंटरेस्टिंगली, एन आमिर और आमिरल आई उम्दा या फिर उम्दा आई आजम, दे कुड हैव अनदर आमिर और मनसबदार सर्व अंडर हिम बट नॉट सो अ मनसबदार. मतलब मनसबदार जैसा पर्सन, वो आमिर जैसा पर्सन अपने नीचे काम करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन वो एक मनसबदार नहीं होगा. चेहरा एंड दाग सिस्टम, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा था दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी ने. चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ एवरी सोल्जर एंड दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ये भी अपनाया गया अकबर के द्वारा. हर एक नोबल जो था, he had to bring his contingent for a periodic inspection before persons appointed by the emperor for that purpose. कि देखो घुड़सवार वगैरह अच्छे हैं कि नहीं है, घोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, ये जब अगर कभी भी लड़ाई होगी तो ये लड़ सकते हैं वहां पर कि नहीं लड़ सकते. Ideally 10-20 rule was followed which meant that for every 10 cavalrymen Mansabdar had to maintain 20 horses. Interestingly, a savar with only one horse was considered to be only हाफ अ सवर, आधा सवर माना जाएगा उनको. तो इन ऑर्डर टू वीकन द फोर्सेस ऑफ ट्राइबलिज्म एंड पेरोकिलिज्म, बहुत ध्यान रखा गया था. एडुकेट केयर वॉज टेकन टू ड्रॉ मिक्स कंटिजेंट ऑफ नोबल्स फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स. फिर चाहे वो मुगल हो, पठान हो, हिंदुस्तानी हो या राजपूत रूलर्स हो या राजपूत लोग हों. अपार्ट फ्रॉम कैवलरी मैन, बोमैन, मस्कीटियर्स, सैपर्स, माइनर्स, दे वर ऑल्सो रिक्रूटेड द कंटिजेंट. Guns and siege guns for breaching forts they were also maintained. The salary due to the soldiers was added to the personal salary of the mansabdar, who was paid by assigning to him a jagir and sometimes in cash. यानी कि अगर सोल्जर्स को सैलरी जो मिलनी है, वो मनसबदार जो है, जो वो एक मनसब से जितना भी रेवेन्यू निकालेगा, वो रेवेन्यू निकाल के उसको सैलरी पे कर देगा और बाकी रेवेन्यू कहाँ पहुंचा देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. मनसबदार वॉज पेड हैंडसमली, बहुत अच्छा पे करा जाता था इसको. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुगल मनसबदार जो थे, दे फॉर्म द हाईएस्ट पेड सर्विस इन द वर्ल्ड. तो in addition to meeting his personal expenses, Mansabdar had to maintain a stipulated quota of horses, elephants, camels, mules and carts. However, later these were maintained centrally, but Mansabdar जो है, they had to pay for them out of his salary. जैसे कि मैंने को बताया, जितना खर्चा आ रहा है उतना खर्चा निकालो, बाकी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा दो. The only drawback of Mughals was lack of strong and effective navy. बस ये नहीं थी. जागीरदारी सिस्टम याद है? दिल्ली सल्तनत में एक वर्ड यूज होता था, इक्ता एंड इक्तेदार. जो इक्ता सिस्टम था या इक्तेदार जो पर्सन होता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, मॉडिफाइड फॉर्म में वो क्या बोले जाने लगा मुगल सल्तनत के अंतर्गत? जागीर. जागीर जागीर. द जागीरदारी सिस्टम, दैट इज टू से द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू द नोबल्स फॉर देयर सर्विस टू द स्टेट. ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया मनसबदारी सिस्टम का. In case the payment was made through the assignment of a jagir, the office of the central diwan would identify pargana, the sum total of whose jama was equal to the salary claim of the mansabdar. कहने का मतलब यह है, अगर एक पर्सन को पेमेंट अगर मिल रही है तो वो पेमेंट कभी कभार ऑफिसर्स को मिल जाती, मतलब जिसको जागीर मिल रखी है, जागीरदारी राइट्स जो मिल रखे हैं, तो उसको अपनी सैलरी खुद ही ड्रॉ करनी है. अगर सैलरी पेमेंट दी जा रही है थ्रू द असाइनमेंट ऑफ जागीर, तो जो ऑफिस होगा सेंट्रल दीवान का, ही वुड आइडेंटिफाई परगना, द सम टोटल ऑफ हुज जमा वाज इक्वल टू द सैलरी क्लेम ऑफ द मनसबदार.
कि इतनी सैलरी इन तक पहुंच भी पा रही है लोकल ऑफिशियल से कि नहीं पहुंच पा रही है. इन केस द रिकॉर्डेड जमा, मतलब जितना भी जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इट वॉज इन एक्सेस ऑफ द सैलरी क्लेम, द असाइनी वॉज रिकॉर्ड टू डिपॉजिट द बैलेंस विद द सेंट्रल ट्रेजरी. मतलब जितना पैसा तुम्हें कलेक्ट हो रहा है और जितनी सैलरी तुम्हें पे करनी है, अगर उतना ही पैसा कलेक्ट हुआ है तो कोई बात नहीं. एक्सेस में अगर एक चवन्नी भी अगर कलेक्ट करी है तुमने, तो वो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा दो. ऑन द अदर एंड, इफ इट वॉज लेस देन द सैलरी क्लेम्स, द शॉर्टफॉल वॉज पेड फ्रॉम द ट्रेजरी. एंड देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ जागीर्स. एक था तनख्वाह जागीर, विच वर गिवन फॉर सैलरीज एंड दे वर ट्रांसफरेबल एवरी 3 to 4 years. दूसरा मशरूत जागीर, विच वर गिवन ऑन सर्टेन कंडीशंस. तीसरा वतन जागीर, विच वर असाइन टू जमींदार और राजास इन द लोकल डोमिनियंस. वतन जागीर हेरिडिटरी थे एंड दे वर नॉन ट्रांसफरेबल. जब एक जमींदार जो है उसको मनसबदार बनाया जाता था, ही वॉज गिवन तनख्वाह जागीर अपार्ट फ्रॉम हिज वतन जागीर एट अनदर प्लेस इफ द सैलरी ऑफ हिज रैंक वॉज मोर देन द इनकम ऑफ द वतन जागीर. ये कंडीशन है. उसके बाद अलसम का जागीर, ये मुस्लिम नोबल्स को दिया जाता था इन द फैमिली टाउन्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो अलॉन्ग विद जागीरदार्स, जमींदार भी यहां पर थे, जो ऐसे लोग थे जिनके पास हेरिडिटरी राइट्स थे कि वो जितना भी लैंड पर, जिस लैंड पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके हेरिडिटरी राइट्स हैं. एंड दे क्लेम्ड अ डायरेक्ट शेयर इन द पीजेंट्स प्रोड्यूस विच वेरिड फ्रॉम 10% to 25% डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जमींदार मदद भी करते थे स्टेट की एंड जागीरदार्स की भी इन देयर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. जमींदार मदद करते थे स्टेट ऑफिशियल्स की और जागीरदार्स इन द कलेक्शन लैंड रेवेन्यू. दे हैड देयर ओन आर्म फोर्सेस एंड जनरली किसी न किसी किले में, जिसको बोला जाता है ग्रहीस, उसमें रहते थे. विच वॉज बोथ अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज एंड स्टेटस सिंबल. यानी कि अच्छे खासा इनको पैसा मिलता था, अच्छे खासा अमीर थे अगर किले में रहने की इनकी व्यवस्था हो रही है तो. एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है, जमींदार वॉज नॉट द ओनर ऑफ ऑल द लैंड्स कंप्राइजिंग हिज जमींदारी. जितने उसके पास जमींदारी राइट्स हैं सबका वो ओनर नहीं है. द पीजेंट्स हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द लैंड, ही कुड नॉट बी डिस्पोजेस्ड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू. जब तक वो लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है, तो अकबर ने एक रूल बनाया था, उसको उसके राइट से वंचित नहीं करा जाएगा कि उसको कभी भी जमींदार ने निकाल कर फेंक दिया. दस द जमींदार्स एंड द पीजेंट्स दे हैड देयर ओन हेरिडिटरी राइट्स इन द लैंड. कि अगर वो लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा खानदान और पुश्ते वो है, वो उसी जमीन पर टिकी रहेंगी. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टिंग ड्यूटीज, जमींदार जो हैं उनको मिलिट्री ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती थी. एंड दे हैड टू परफॉर्म खिदमत such as rendering soldiers to fill the ranks of royal army at times of need and offer gifts at the royal court. जब इनको जरूरत होगी तो इनको अपनी पर्सनल आर्म फोर्सेज जो है वो देनी पड़ेंगी. अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में हम लोग जानते हैं. अकबर जो है इतिहास के पन्नों में फेमस होता है अपनी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से. बड़े सारे फैक्टर जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिलीजियस आइडियाज. मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वर हिज अर्ली कॉन्टेक्ट विद सूफी सेंट्स. The teachings of his tutor Abdul Latif, his marriage with Rajput women, his association with intellectual giants like Sheikh Mubarak and his two illustrious sons Abul Faizi and Abul Faisal. शेख मुबारक के बेटों की बात हो रही है. एंड हिज एम्बिशन टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन हिंदुस्तान. ये सारे फैक्टर्स मिलकर वर्क करते हैं और अकबर को एक शहनशाह आलम का सपना, मतलब जो उसको पूरा करना था, उसमें उसकी हेल्प होती है. शुरुआती दिनों में अकबर एक सच्चा मुसलमान था. ही रेगुलरली विजिटेड द श्राइन ऑफ शेख मुहिद्दीन चिश्ती एट अजमेर. मैंने आज आपको वीडियो दिखाई थी ना, चले याद है? जाकर वो एक दरख्वास्त करता है उनसे कि मैं मुकम्मल हिंदुस्तान का एक ख्वाब देखता हूं, मुझे रास्ता दिखाओ. कहता भी ना फिर बाद में अपने वजीर से और शरीफुद्दीन से कि मुझे अपनी मंजिल तो पता थी लेकिन रास्ता नहीं पता था. लेटर ही बिकेम अ स्केप्टिकल मुस्लिम. मतलब वो डाउट करने लगा
सिर्फ एक ही धर्म में पूरी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। जोधा से शादी करने के बाद ही अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स एंड इन 1562 ही अबॉलिश जिजिया टू religious pilgrimage tax. He allowed his Hindu wives to worship their own gods. 1575 में he constructed the इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर्स एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, जहां पर अकबर जो है वो सारे के सारे पढ़े लिखे स्कॉलर्स को बुलाता था अलग अलग रिलीजियस फेथ से, लाइक हिंदुज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, एंड ही यूज्ड टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशंस विद देम। उसके बाद हाँ, इबादत खाना मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको दिखाया भी था फतेहपुर सिकरी के अंदर। ये इबादत खाना क्या करता था अकबर यहाँ पर, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में, यूपी में। तो सम ऑफ द स्कॉलर्स वर पुरुषोत्तम दास हिंदू था, जिनके साथ ये मतलब रिलीजियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस कर रहा है। दस्तूर मेहरजी राणा पारसी ऑफ नवसरी महाराष्ट्र। हीरा विजय सूरी जैन सेंट ऑफ कथियावा रीजन। एक्को विवा एंड मॉन्सेरेट क्रिश्चियन। ये याद है श्री हमने स्पेक्ट्रम में पढ़े थे इनके नाम, इन दो बंदों के। ये इस मकसद से आए थे कि अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, याद है? हाँ, सेंड बाय पोर्चुगीज ऑन अकबर्स रिक्वेस्ट। ही डिसलाइक द इंटरफेरेंस ऑफ द मुस्लिम उलेमास, याद है इसके कोर्ट में जब वो पहले तो बेइज्जती करते अकबर की और हमेशा एक लाइन ऐड कर देते प्रीफिक्स, ये बंदा गुस्ताखी की माफी चाहता है, लेकिन आलम पना को समझाना चाहता है कि उनका दिल उनके दिमाग पर हावी हो रहा है। तब अकबर डांटता है ना उसको कि सल्तनत का ख्याल और लोगों की खुशी हमारे मन में एज कंपेयर टू आपके मन से कोसों मील आगे है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तो 1579 में ही इशूड द इनफॉलिबिलिटी डिक्री बाय विच ही एजर्टेड हिज रिलीजियस पावर्स। अब यहां पर ऐसा नहीं था कि अकबर को घमंड आ गया था अकबर ने, लेकिन ये बोला रिलीजियस पावर का मतलब ऐसा भी नहीं कि ये बोल रहा कि मैं किसी मुर्दे में जान फूंक सकता हूं, इसको गलत मत समझ लेना इस लाइन को। इनफॉलिबिलिटी डिग्री का ये मतलब है कि ये अब सारे धर्म को मिलाकर ये ऐलान करने जा रहा है कि हर धर्म हर मजहब एक ही चीज सिखाता है। आप कान चाहे यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, सारे धर्म एक ही हैं, तो उनके बीच में भेदभाव ना हो। 1582 सीई में ही प्रोमulgated अ न्यू रिलीजन कॉल्ड एज दीन ए इलाही। हाँ, और दूसरा नाम इसका ये था तौहीद ए इलाही, डिवाइन मोनोथिज्म। अब मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, डिवाइन वर्ड को बताओ। मोनोथिस्टिक कोई भी चीज क्या होती है, कोई भी चीज एक हो, जो है ना सारे पॉइंट्स की कन्वर्जेंस, विच बिलीव्स इन वन गॉड एंड इन सुलह ए कुल एंड पीस फॉर ऑल, पीस टू ऑल या पीस फॉर ऑल। तो इट कंटेन्ड द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड द बेसिक्स वर रैशनल। However, his new faith proved to be a failure. It fizzled out after his death. मतलब उसके बाद उसको जहांगीर वगैरह नहीं संभाल सके, आगे कैरी आउट नहीं कर सके। Even during his lifetime, it had only followers including बीरबल, अबुल फैजल and अबुल फैजी। और अबुल फैजल अबुल फैजी किसके बेटे थे? शेख मुबारक के। ठीक है। अकबर के नवरत्न क्या? हाँ, जिसने कन्वर्ट करा था वो याद है, क्या कहते थे उसका नाम भी बता दो। शाबाश। आप आज मुझे रात को सोने से पहले शेर सुनाकर सोना, ठीक है। यदा यदा ही धर्म से ज्ञान भक्ति वार्ता, इसका मतलब क्या होता है पर्शियन में, ठीक है। क्या कहते हैं मतलब तो छोड़ो, क्या कहते हैं इसको बोल के सुनाना मुझे। अकबर के नवरत्न, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकबर अनपढ़ था, है ना। अगर अकबर अनपढ़ था तो यहां पर ऐसा क्यों लिखा गया है? इसका ये ट्यूटर था अब्दुल लतीफ।
बुक्स पढ़ के सुनाता था और उसे इस्लाम का ज्ञान दिया था इसने। अच्छा, इसकी मम्मी याद है आपको अकबर की? हमीदा बानू बेगम। और हमीदा बानू बेगम क्या था याद है? हुमायूं के भाई को जो टीचर पढ़ाने आता था उसकी बेटी थी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो हुए अकबर के नाना? नाना सूफी थे अकबर के, और वहीं से अकबर का नाम पड़ा अकबर जामी। टीचर बहुत मस्त, अब्दुल लतीफ। नाना का नाम, नाना सूफी संत थे, अकबर जामी। बहुत ब्लेसिंग मिली है अकबर को अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा, सूफी संतों से। आज तक आप देख रहे हो, पूरा अपने अकबर का देखो टॉपिक खत्म कर लिया। अकबर के सामने कोई बड़ी चुनौती आई है जिसका अकबर निपटारा ना कर सका हो? मौत भी कैसे हुई? ठूस ठूस कर लूज मोशन कर लिए। वो तो थैंक्स टू जोधा कि ज्यादा साल जी गया। मुर्गे पाड़ने का शौकीन था, एक दिन बंद करवा दिया जोधा ने। और इस्लामिक रिलीजन के अंतर्गत उर्दू पर्शियन भाषाएं जो होती हैं, कुछ लफ्ज बहुत अच्छे होते हैं इसमें। जैसे आपको पता होगा जैद, जब खाना खाते हैं और अगर मुझे आपसे बोलना है कि जैसे श्रेया खाना खाना शुरू करो, शाइनी खाना खाना शुरू करो, तो पता है श्रेया क्या बोला जाता है उसको? बिस्मिल्लाह कीजिए। पता है जैद ये वाली बात आपको? आपका हो गया जैद बिस्मिल्लाह? 9 बज रहे हैं। तो अकबर, डिस्पाइट हिज इलिटरेसी, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स. His passion for knowledge and interest in learning from great minds, it attracted him to men of genius to his courts. 9 of these courtiers were known as Akbar's Navratan or 9 jewels. नवरत्न विक्रमादित्य के कोर्ट में भी थे, याद होगा आपको। और विजयनगर एम्पायर रूलर कृष्णदेव राय, उसके कोर्ट में कितने? 8 लोग थे, जिसको क्या बोला जाता है? अष्टदिग्गज। इसको शुरू करवाने से पहले मैं आपको जरा जोधा का एक दर्द दिखाना चाहता हूं। स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में भी यहां पर हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन वो वाला एंगल कि स्टाइल ऑफ राइटिंग मुगल एम्पायर में क्या अपनाई जाती थी। हालांकि मैंने इसको आवर पास थ्रू की बुक में जो पहला चैप्टर है वहां पर मैंने इसको क्लियर करा हुआ है, लेकिन इसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर में मेरे साथ वो वाली चीज़ सीखना कि मुगल एम्पायर में स्टाइल ऑफ राइटिंग, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं स्क्राइब्स जो होते हैं, वो है ना, किस तरीके से वो लिखते हैं, ये हम आर्ट एंड कल्चर में सीखेंगे नितिन सिंघानिया में। कैलीग्राफी, वेरी गुड। पहले मैं आपको ये वाली चीज़ दिखाता हूँ एक। तो क्या लिखना सीख रही है? कौन सी कैलीग्राफी की स्टाइल? खुशखत। ठीक है, खुशखत फॉर्म ऑफ राइटिंग है, मतलब एक। ठीक है, अब आप लोग जरा इस वाली लाइन पर आओ। अकबर डिस्पाइट हिज इलिटरेसी, फिर भी ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स। अब समझ गए? खुद पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन शौक था पढ़ने लिखने का। होता है ना बहुत बार ऐसा कि मान लो कि किसी की दादी है, किसी की चाची है, किसी की बुआ है, किसी की मम्मी है, किसी के पापा हैं, वो नहीं पढ़े लिखे हुए, लेकिन शौक बहुत था उनको अपने टाइम पर पढ़ने का। लेकिन जीवन में जिम्मेदारियों ने कुछ ऐसा फंसाया कि जितना पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, या कागज कलम उठाना चाहते थे, तो वो जीवन ने वहां तक पहुंचने नहीं दिया उनको। अब सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। अब जोधा को देखा, उसका चेहरा बन गया था इस बात पर, उसको दुख हुआ था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अकबर पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, शहनशाह हिंदुस्तान तो यही है। और ज्यादा पढ़ लिख भी जाता तो क्या ही कर लेता। और सारे के सारे टॉप के एजुकेटर्स इसके कोर्ट की शान उस जमाने के।
अब अकबर के कुछ ऐसे डिसीजन, जैसे कि हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी, कि मुस्लिम उलेमा से इंटरफेयर करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स में, या अकबर को बताते थे कि तुम ऐसा मत करो, तो बात सिर्फ मुस्लिम उलेमास की नहीं थी, उसकी खुद की जो सौतेली माँ थी, क्या नाम था, मतलब काइंड ऑफ माँ तो नहीं, लेकिन जिसको वो माँ के समान मानता था, महामंगा, वो भी बहुत इंटरफेरेंस करती थी, है ना। तो अकबर की कुछ हरकतों से उसको चिड़न थी। तो मैं आपको एक और हरकत दिखाता हूँ जैसे, और वो जोधा की वजह से ऐसा फरमान जारी करा था अकबर ने। अब महामंगा की आदत थी हर समय जोधा को ह्यूमिलेट करने की अकबर के सामने, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब महामंगा को पसंद आएगा, उसकी आंखों के सामने आदम खान को सर से बल गिराकर मारा गया था, है ना। तो वो कभी भी जोधा और अकबर के रिश्तों को अच्छा होने दे नहीं ना। बावर्ची खाने में जोधा जो है वो पहली बार खाना बनाती है अकबर के लिए, और राजपूतानी स्टाइल में, राजपूतानी ट्रेडिशन से पहले गाना पेश करा जाता है शहनशाह आलम के लिए, उसके बाद खाना परोसा जाता है, एंड सीधे सीवेट। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जोधा ने फिर उसके बाद लाइफ टाइम तक जब ये जुम्मे की नमाज होती थी, या जिसको वो पीर का दिन कह रहा है, तो हर फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक जोधा के शरीर ने उसका साथ दिया है, अकबर ने उसी के हाथों से बना हुआ हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट खाना पसंद करा है, ठीक है। तो ये भी था कि नॉन वेजिटेरियनिज्म को उसने हटाया, और जोधा बहुत कदर करती थी अकबर की कि उसकी बातें वो मानता है, और जबकि वो शहनशाह हिंदुस्तान है, उसकी और भी बीवियां हैं उसको संभालने के लिए, रुकैया बेगम, और जैसा कि आपको पता है बैरम खान की बीवी से भी इसने शादी कर ली थी ना, याद है, उसको इज्जत देने के लिए। लेकिन फिर भी मतलब जोधा को लगा कि मेरी इतनी बात मानता है, और मुझे मतलब मलिका हिंद और मलिका खास का जो किताब दे रखा है इसने, और इतनी मेरी बातें मानता है, सुनता है, मुझे फॉलो करता है, मेरी बातों को नज़रअंदाज नहीं करता है, तो इसलिए जोधा ने भी इसको गिफ्ट दिया था। वो क्या गिफ्ट था कि और हाँ, एक और बात, जोधा को एक और बात बहुत पसंद थी कि अकबर ने ऐलान करा था कि आगे चलकर मुगल हुकूमत के तख्त पर जो बैठेगा वो हमारा ही बेटा बैठेगा। जो सलीम, प्रिंस सलीम, जिसको आगे चलकर जहांगीर कहा जाता है, वो किसकी पैदाइश थी बताओ, रुकैया बेगम या फिर जोधा की, या फिर बैरम खान की औलाद की, जोधा की, है ना। और आगे चलकर वो जोधा क्या गिफ्ट देती है इसे, इस्लाम कबूल करती है, और अपना नाम क्या रख लेती है, हरकाबाई, ठीक है। तो अकबर के नवरत्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। अबुल फैजल, ही रोट एन आई अकबरी एंड अकबरनामा, लेड मुगल इंपीरियल आर्मी इन इट्स वॉर्स इन डेक्कन, वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंस सलीम। बेटा बागी हो गया था, और प्रिंस सलीम कौन है, जहांगीर, अपने बाप के कोर्ट के अंदर नवरत्न को ही मरवा डाला। फिर याद है, फैजी, फुल फॉर्म लिखना हमेशा, अबुल फैजी, ये दोनों कौन है, इनका रिश्ता क्या है, भाई है। हिस्टोरियन अबुल फैजल ब्रदर एंड पर्शियन पोएट translated Leelavati into Persian, a works for mathematics, and under his supervision Mahabharat was translated into Persian language, known as Razamnama. Fakir Aziauddin, he was the Sufi mystic and one of the chief advisors of Akbar. Tansen, great musician, Hindu of Gwalior, he served as a court musician to King रामचंद्र, हु गेव हिम द टाइटल ऑफ तानसेन टू। इसने इस्लाम को कबूला था एट द हैंड ऑफ अ ग्रेट सूफी मिस्टिक सेंट मोहम्मद घोस ऑफ ग्वालियर, मतलब इम्प्रेस हो गया था इस्लाम से काफी ज्यादा, ऐसा माना जाता है। ही कुड ब्रिंग रेन एंड फायर थ्रू सिंगिंग द रागास मेघ राग, मल्हार राग एंड दीपक राग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ही कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस अलॉन्ग विद इन्वेस्टिंग मैनी राग। अब ये राग की बात और ये जो ध्रुपद है, ये आपको म्यूजिक वाला जो चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, हमारी नितिन सिंह की बुक के अंदर, ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर के अंदर सिलसिला सिस्टम बता रहा था, वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में नहीं आ पाएगा जब तक आप भक्ति सूफी का चैप्टर नहीं पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है। ही ऑल्सो कंपोज म्यूजिक सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स। अकबर गेव हिम द ऑनरिफिक टाइटल मियां, तानसेन मियां। राजा बीरबल, असली नाम था महेश दास। He was a courtier to whom Akbar gave the title of both Raja and Birbal. He died fighting the
यूसुफ शाहीज और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, याद है? फिर तोडरमल ने कमान संभाली थी। राजा टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर, ओवरलुक्ड रेवेन्यू सिस्टम। ही इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑफिसर्स। अर्लियर वर्क अंडर शेरशाह सूरी, देख रहे हो? अर्लियर वर्क अंडर शेरशाह सूरी। आमिर खुसरो भी तो ऐसा था, अलग अलग सुल्तानों के छत्रछाया में काम कर चुका था ना। 1582 में अकबर बेस्टोड ऑन हिम द टाइटल दीवाने अशरफ। राजा मान सिंह, ही वॉज अ मनसबदार, ग्रैंडसन ऑफ अकबर फादर इन लॉ। अकबर के ससुर कौन थे? राजा बारमन, उनका पोता था। एंड वॉज वन ऑफ हिज ट्रस्टेड जनरल। अब्दुल रहीम खान खाना, ग्रेट पोएट, सन ऑफ बैरम खान, याद आया? ऑल्दो मुस्लिम बाय बर्थ, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू तुर्की, मिर्जा अजीज कोका। ही वॉज ऑल्सो नोन एज खाने आजम और कोटल तश, and was one of the leading nobles and also the foster brother of Akbar. He also served as the सूबेदार of गुजरात। इनमें से कोई भी बागी था क्या? नहीं, नवरत्न है यार, उसके राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। ओके, समझ में आया सब कुछ? अकबर की कहानी खत्म। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जहांगीर या फिर प्रिंस सलीम को। तब तक आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी ड्यूटी है, आप वीकेंड पर जोध अकबर मूवी को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करो, उससे नोट्स बनाओ, एनालिसिस पावर में डेवलप करो और मूवी देखते देखते मजे करो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।